नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चैंटिया AIRO इंडिया चैनल पर स्वागत है। विज्ञान और समाज पर बात करते हैं, इसलिए क्योंकि अखिल भारतीय अधिकार संगठन मानवाधिकार को सिर्फ विधिक आईने में देखने के बजाय उन कर्तव्यों पर भी विचार करता है जिसके आधार पर हम देश के लिए जी सकते हैं। यूँ तो संविधान में मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है और कहा गया है कि हमें अपनी देश की अखंडता, उसके विकास के लिए काम करना चाहिए। लेकिन आम तौर पे जिस तरह से आतंकवाद या देश विरोधी कार्यों या धर्म के आधार पर अधिकारों को लेकर हम एक अजीब सी अनियमितता देखते हैं, तो वहाँ पर यह समझना आवश्यक हो जाता है कि क्या विज्ञान से ज़्यादा महत्वपूर्ण समाज और सांस्कृतिक तथ्य हो जाते हैं। वैसे तो नेचर नर्चर में जो नेचर नर्चर इफेक्ट है, उसमें आनुवांशिकता के सिद्धांत में नेचर और नर्चर दोनों को मिलाकर इसका बहुत अच्छा अध्ययन किया जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर इस दूसरे तथ्यों के बजाय इस बात को छोटे से वीडियो में जानने की कोशिश करता हूँ कि क्या वास्तव में वैज्ञानिक तथ्यों के बजाय शरीर पर सांस्कृतिक तथ्य ज़्यादा प्रभावी हो जाते हैं। वैसे तो अगर एक सीधे लाइन में कह दूं तो हम होमो सैपियंस सैपियंस कहलाते हैं। ये हमारा जैविक नाम है और पृथ्वी के जितने मनुष्य हैं सभी का नाम है। सभी 46 गुणसूत्र के बने हैं। लेकिन उन जैविक मनुष्यों की जो कोडिंग होती है, जो सामाजिक कोडिंग है, उस सामाजिक कोडिंग को हम नाम के द्वारा जानते हैं। और वही कारण है कि आप देखते हैं कि जो जन्म से व्यक्ति जिस धर्म का कहलाने लगता है, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, वह ज़्यादातर स्थितियों में उन्हीं का कहलाता है। लेकिन धर्म परिवर्तन इस बात को स्थापित भी करते हैं कि धर्म ज़्यादातर स्थितियों में जैविक आवश्यकताओं के आगे बौना पड़ जाता है और लोग धार्मिक परिवर्तन भी करते हैं। लोग उस जैविक चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं जिससे उनकी आवश्यकताएं पूर्ण हो, और इसके लिए वो धर्म परिवर्तन करते हैं। वहाँ पर धर्म को वह एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर दूसरे तथ्यों को जानेंगे कि पृथ्वी पर जितना भी पृथ्वी का आकार है उसका 3/4 जल है, और हमारे शरीर में भी 3/4 70% से ज़्यादा जल है। वह जल किसी भी राज्य के अनुरूप ही होगा। अमेरिका में भी जल है, भारत में भी जल है, लेकिन उस जल के तापमान, उस जल की परिस्थितियां अलग अलग हैं। इसी कारण से उन जल का गुण अलग है। आबे जमजम का गुण अलग है, गंगा का गुण अलग है, होली वाटर का जैसे अलग है, जो इस बात को स्थापित करता है कि पानी के भी अलग अलग गुण होते हैं। अब जो भारत में रह रहा है, जो इस देश में रह रहा है, जिसके शरीर में जाति, लिंग, धर्म, क्षेत्र आदि से परे 70% पानी इसी देश की ज़मीन से निकलकर शरीर में बह रहा है, तो 70% उसके शरीर का जो हिस्सा है वह इस देश के पानी से निर्मित है। यह एक भाव हो गया। दूसरा, जो राज्य की संकल्पना में आप पढ़ते हैं कि राज्य की संकल्पना का पहला तत्व क्या है? भूखंड। और भूखंड दूसरा क्या है? भूखंड पर रहने वाले लोग। अब जिस भी ज़मीन पर हम आप सभी चलते हैं, उस ज़मीन से जितने भी तत्व हैं, मुख्य रूप से 18 तत्व हैं, वह हमारे शरीर में पैरों के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचते हैं। तो जिस ज़मीन पर हम रह रहे हैं, पूरी दुनिया में पृथ्वी एक ज़रूर दिखाई देती है, लेकिन सभी का अक्षांश और देशांतर के कारण ज़मीन के तत्वों में परिवर्तन हो जाता है। उस ज़मीन की मिट्टी का असर हमारे शरीर पर भी पड़ता है। और सिर्फ हम नाक से और मुंह से सांस नहीं लेते, हमारे शरीर की हर कोशिका सांस लेती है। अगर कोशिकाएं सांस न लेती और वह ऑक्सीजन इनहेल न करती, तो आप निश्चित जानिए कि कोई व्यक्ति लंबा लेटे रहने पर बेडसोर का पेशेंट ना होता। वह इसीलिए हो जाता है क्योंकि कोशिकाओं और बिस्तर के बीच में जब एयर की शून्यता हो जाती है, वायु की शून्यता हो जाती है, तो कोशिकाएं मरने लगती हैं, और वही बेडसोर कहलाता है, जो अक्सर आपने बुजुर्ग लोगों में और कई बीमार लोगों में देखा होगा। ऐसी स्थिति में यह बात तो साफ है कि हर कोशिका ऑक्सीजन ले रही है, सांस ले रही है। अब जब
किसी देश काल खंड में रहने वाले लोगों की सांस में, उसकी हर कोशिका में वहाँ की वायु जा रही है, वहाँ के वातावरण, पेड़ पौधे, फूल पत्ती, और वहाँ पर रहने वाले करोड़ों लोगों के विचार जो वायु में एक फ्रीक्वेंसी पैदा करके संक्रमण पैदा कर रहे हैं। हर समय वायु में विचारों का एक दबाव है और वह विचारों का दबाव भी शरीर में पहुँच रहा है। ऐसी स्थिति में शरीर के अंदर उसी देश की वायु भी है, उसी देश के विचार भी हैं, उसी देश का पानी भी है और उसी देश के अनाज भी हैं। कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। अब ऐसे में नेचर नर्चर पर हम लोग विचार करते हुए अगर ये सोचें कि जब आनुवांशिक आधार पर तो हम होमो सैपियंस सैपियंस हैं, लेकिन हमारे ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव किसी देश की रहने वाली स्थितियों का भी पड़ता है। अब उन स्थितियों में अगर डिफ्यूज़न या रिफ्लेक्सिव सोसाइटी का प्रभाव ज़्यादा है तो परासरण का सिद्धांत ये कहता है कि जहाँ कम दाब होगा, जहाँ अधिक दाब होगा, तो जहाँ पर अधिक दाब होगा वहाँ से कम दाब की ओर कोई चीज़ दौड़ेगी। और यही कारण है कि ये जो सोशल ऑस्मोसिस, सामाजिक परासरण चल रहा है, उसके कारण एक देश में ही रहते हुए भी वहाँ की मिट्टी, वहाँ का पानी, वहाँ का भोजन सब होने के बाद भी व्यक्ति पूरी तरह से, पूर्ण रूप से उस देश को नहीं सोच पाता है, क्योंकि उसका जो सीमाओं से बंधा हुआ क्षेत्र है वह विश्व की दूसरी सीमाओं से भी प्रभावित हो रहा है और वह परासरण के सिद्धांत में, विसरण के सिद्धांत में, पर संस्कृति ग्रहण के सिद्धांत में हमारे पास तक पहुंच रहा है और जिसके कारण मानव के विचार संक्रमित होते रहते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण वह धर्म परिवर्तन है जिसके आधार पर व्यक्ति अपने धर्म को परिवर्तित कर रहा है। यही कारण है कि हम इस विचार से यह जानने की कोशिश जो कर रहे हैं कि क्या जैविक आधार महत्वपूर्ण है या सांस्कृतिक आधार। तो मैंने आपको जितने भी उदाहरण दिए, आपको मालूम होगा कि अगर हमारे शरीर में ऑक्सीजन पर्याप्त ना पहुँचे तो शरीर में दर्द की स्थिति पैदा होगी। और यह इसलिए होगा कि जो हम भोज्य पदार्थ खाते हैं अगर उनको ऑक्सीजन ना मिले तो ऑक्सैलिक एसिड पैदा हो जाएगा। यह ऑक्सैलिक एसिड ही शरीर में दर्द पैदा करता है। और अगर इस ऑक्सैलिक एसिड की स्थिति बरकरार रहे तो बाद में यह यूरिक एसिड के रूप में शरीर में जम जाता है, हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं, जाड़ों में बहुत दर्द होता है। यह उदाहरण मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि यदि किसी भी देश कालखंड में रहते हुए किसी को अपनी अभिव्यक्ति की जो मौलिक अधिकार हैं, यदि अपनी बात कहने की स्वतंत्रता नहीं है या वो खुलकर सांस नहीं ले पा रहा है, तो खुद के सांस न ले पाने की स्थिति में एक अनियमितता ज़रूर दिखाई देगी। और यह अनियमितता कभी भी उसी एक क्षेत्र में रहने के कारण नहीं पैदा होती है। जब हम बाहरी दुनिया को देखते हैं, बाहरी समाज को देखते हैं, रिफ्लेक्सिव सोसाइटी के से प्रभावित होते हैं, तो पर संस्कृति ग्रहण और परासरण के नियम के कारण, विसरण के नियम के कारण वह आयातित विचारधारा हमारे संक्रमित विचारधारा को प्रभावित करती है। और जैसे शरीर में सारी कोशिकाएं सामान्य होती हैं और सिर्फ एक कोशिका के अनियमित हो जाने के कारण कैंसर पैदा हो जाता है, ऐसे समाज में 99% लोग उसी देश कालखंड के लिए जीते हैं, लेकिन सिर्फ 1% लोग उसी कैंसर की कोशिका के कारण, जो आयातित विचार के परासरण विसरण के कारण, पर संस्कृति के ग्रहण के कारण अपने को परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं, या फिर उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि वह जिस जैविक शरीर के साथ साथ सांस्कृतिक जीवन को जी रहे हैं उसका विस्तार उस देश काल खंड से ऊपर वैश्विक स्तर पर होना चाहिए, वही अधार्मिक हो जाते हैं, वही आतंकवाद की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन यह पूरी तरह वैज्ञानिक है और इसी वैज्ञानिकता को समझते हुए आप कभी भी हिंदू धर्म या सनातन धर्म को देखें, उसमें संतोषम परम सुखम का सिद्धांत आया कि जो भी हम देख भी रहे हैं
उसमें हमारे अंदर संतोष होना चाहिए। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। तो जब तक आप उसमें संतोष नहीं पैदा करेंगे, संतोष पैदा करें तो वसुधैव कुटुंबकम है, संतोष नहीं पैदा है तो असंतोष है, इंसर्जेंसी है, विद्रोह है, आंदोलन है। और इसी आंदोलन का नाम है हमारे शरीर के अंदर होने वाली वह प्राकृतिक घटनाएं जो बाहरी तत्वों से भी प्रभावित होती हैं। जैसे कोशिका बाहरी वातावरण विकरण से प्रभावित होकर विखंडित होती रहती है, जिसे कोशिका विभाजन आप समझते हैं, कहते हैं। ठीक उसी तरह से विचार भी चारों तरफ से आते रहने के कारण प्रभावित होते हैं। और यही कारण है कि जैविक शरीर पर ज़्यादातर स्थितियों में संस्कृति प्रभावी नहीं होती है, लेकिन अपने दायरे में रहते हुए व्यक्ति पर संस्कृतिकरण, विसरण के सिद्धांत आदि से प्रभावित होकर जब इस तरह के विचार पैदा करता है कि वह अपने को ज़्यादा प्रभावी और बना सकता है, तो यही प्रभावी विचार व्यक्ति को उस तरफ ले जाते हैं जो किसी देश विशेष की विधि संविधान के विपरीत होता है, और हम उसे आतंकवाद के नाम से जानते हैं। तो जब भी आप आतंकवाद की परिभाषा में देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको एक विज्ञान ही दिखाई देगा। आतंकवाद उस विज्ञान का ही परिणाम है जो शरीर के साथ हर समय एक संक्रमण में जीता है, और एक निश्चित स्थिति के बाद जैसे एक कोशिका कैंसर कोशिका बन जाती है, ऐसे समाज में रहते हुए किसी भी जाति धर्म का कोई व्यक्ति उस कैंसर कोशिका की तरह कार्य करते हुए समाज को हानि पहुंचाने लगता है, क्योंकि वह आयातित विचारधारा से प्रभावित हो रहा है। आस्मोसिस के कारण वह विचारधारा उसके जीवन में आना स्वाभाविक है। बहुत से लोग आती भी विचारधारा, लेकिन उसको बस केवल देखते हैं और जीवन जीते हैं। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है और कुछ लोग उसको एक बग की तरह अपने शरीर में ही रोक लेते हैं, तो उसका परिणाम उसी कैंसर कोशिका की तरह होता है, जो अंत में आतंकवाद, अस्थिरता की ओर हमें ले जाता है, हमारे देश की अखंडता को समाप्त करता है। इसलिए जब भी आप देश प्रेम की बात करें और राष्ट्रवाद की बात करें तो आपको उसे विज्ञान के साथ समझना बहुत ज़रूरी है। तभी मानवाधिकार की बात समझ में आएगी और कर्तव्यों के प्रवाह में हम सभी के मानवाधिकार की स्थापना में गरिमापूर्ण जीवन के लिए कार्य करेंगे, और संतोषम परम सुखम के सिद्धांत पर आयातित विचारधारा से न प्रभावित होंगे, न उसके परासरण से प्रभावित होंगे, न विसरण से। क्योंकि हम सारी कोशिकाओं के समुच्चय से जो शरीर का निर्माण करते हैं, ऐसे सभी लोगों के संतोष समर्पण से ही राष्ट्र का निर्माण करते हैं, और यही राष्ट्र की एकता का मूल मंत्र है। अगर आपको यह बात समझ में आती है तो इसे दूर तक ले जाइए, क्योंकि आज राष्ट्र को इसकी बहुत आवश्यकता है। मानवाधिकार के लिए आंदोलन करने की नहीं, मानवाधिकार को समाहित करने या उसे अपने अंदर पिरोने की आवश्यकता है। मैं आलोक चांटिया, अखिल भारतीय अधिकार संगठन के लिए विज्ञान को समाज के साथ फिर किसी मुद्दे पर लेकर आपके साथ रहूँगा। नमस्कार।